हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो कि साझेदारी है उसके बारे में देखेंगे। साझेदारी का परिचय, साझेदारी की जो सिद्धांत है उसके बारे में। और ये चैप्टर समझना बहुत आवश्यक है, वो इसलिए कि इसी चैप्टर पर आधारित बाकी के 5 चैप्टर हैं। अगर आप इस चैप्टर को, इस अध्याय को ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो आगे के चैप्टर आप लोगों से नहीं बनेगा। तो आइए अपन अब देखते हैं कि साझेदारी का जन्म कैसे हुआ। साझेदारी का जन्म ऐसे हुआ जब एकांकी व्यापार सीमित हो गया, मतलब उनको अगर किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम आने लगी, कुछ असुविधाएं होने लगी, तो उसके कारण साझेदारी का जन्म हुआ। जैसे कि पूंजी की कमी, अगर एकांकी व्यापार है तो उसमें एक इंसान अगर काम कर रहा है तो वो ज़्यादा पूंजी नहीं लगा सकता, और अगर साझेदारी में है तो एक की जगह 2 इंसान काम करते हैं तो दोनों मिलकर अगर पूंजी लगाएंगे तो व्यापार बढ़ेगा। सीमित कार्यकुशलता वो इसलिए कि अगर एक इंसान काम कर रहा है तो उसकी कार्यकुशलता भी सीमित हो जाएगी, और अगर एक से ज़्यादा 2 होंगे तो दोनों के उनके दिमाग में जो आइडियाज़ आएंगे, जो भी उनके विचार होंगे वो सारे मिलेंगे, तो उसके हिसाब से उनकी कार्यकुशलता भी बढ़ने लगेगी। और जोखिम, एक इंसान जोखिम उठाएगा तो बहुत मुश्किल है, अगर 2-4 मिलकर उठाएंगे तो सब आइडिया दे सकते हैं कि हमको जोखिम कम करने के लिए क्या करना है। तो इस प्रकार से साझेदारी का जन्म हुआ। पहले छोटे छोटे यूनिट्स थे तो सारे काम आसानी से हो जाते थे, लेकिन अब जैसे ही बड़े बड़े यूनिट्स, बड़े बड़े फर्म्स आने लगे तो बड़े पैमाने पे काम होने लगा, तो इस कारण साझेदारी का जन्म हुआ। तो हम साधारण भाषा में हम साझेदारी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई अनुबंध करते हैं कि हमें काम बांटना है, हमें हमारा जो भी लाभ है आपस में बांटना है, आगे जाके हमको किसी प्रकार का मतभेद ना हो, तो इसको हम साझेदारी बोल सकते हैं। लेकिन ये एक सामान्य भाषा में बोली गई परिभाषा है। एक सही रूप में जो परिभाषा है भारतीय अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार परिभाषित की गई, वो ये है, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक अनुबंध है जिन्होंने किसी एक व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए अनुबंध किया है, जो उन सबके द्वारा या उनके द्वारा किसी एक के द्वारा, मतलब वो सब अगर वो काम कर रहे हैं या उनके द्वारा कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको साझेदारी बोला जाता है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे चीज आए हैं जिसको मिलाकर विशेषताएं बनती है, या हम ये बोल सकते हैं कि विशेषताओं को मिलाकर ही ये परिभाषा हुई है। जैसे इसमें दिया है कि साझेदारों की संख्या, ये भी एक प्रकार की विशेषताएं हैं। तो हम आइए अपन देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहले है साझेदारों की संख्या। साझेदारों की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए, एक से तो साझेदारी होगी नहीं, और अधिकतम जो होगी सिर्फ 50। अगर 50 से अधिक साझेदारी हो रही है या 50 से अधिक व्यक्ति किसी संस्था में काम करते हैं तो वो साझेदारी नहीं होगा, वो अवैध साझेदारी में आ जाएगा। अनुबंध या समझौता, अनुबंध या समझौता या फिर ठहराव भी बोल सकते हैं। अगर साझेदारी है तो उसमें अनुबंध होगा, अनुबंध से ही साझेदारी का जन्म होता है। अगर अनुबंध नहीं है तो साझेदारी नहीं हो पाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन अगर आगे जाकर किसी प्रकार का मतभेद होता है तो अनुबंध रहने से वो मतभेद को निपटारा किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से साझेदारी में अनुबंध होना आवश्यक है। अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है, लेकिन लिखित जो समझौता है उसको सबसे अच्छा माना जाता है, वो इसलिए कि आगे किसी भी प्रकार से मतभेद होगा तो उससे आप निपट सकते हैं। व्यवसाय, साझेदारी में एक वैध व्यवसाय का होना बहुत जरूरी है। अवैध व्यवसाय हुआ तो वो साझेदारी होगा नहीं, क्योंकि कंपनी पंजीकृत होती है गवर्नमेंट के थ्रू, तो इसलिए वो अवैध किसी प्रकार के अवैध व्यवसाय को तो मानेगा नहीं। लाभ हानि का विभाजन, अब इस अनुबंध में या साझेदारी में जो भी हो रहा है उसमें लाभ हानि का विभाजन कैसे करना है, ये पूरा की पूरा आपके साझेदारी के एग्रीमेंट में दिया होगा। व्यापार का संचालन, व्यापार का संचालन कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, किस क्षेत्र में करना है, और तो ये सारी चीजें किस में होंगी, साझेदारी के अनुबंध में जो भी होगा एग्रीमेंट उसमें भी दिया होता है। प्रत्येक साझेदार का एजेंट होना, अब यहाँ साझेदारी जो फर्म है इसमें प्रत्येक साझेदार एज ए एजेंट भी काम कर सकता है, अभिकर्ता के रूप में भी काम करता है, और वो अभिकर्ता के अलावा वो खुद भी उसमें काम कर सकता है। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि साझेदारी फर्म में साझेदार प्रधान भी होता है और एजेंट भी होता है, यानी कि अभिकर्ता भी होता है। हमने विशेषताएं में देखा, विशेषताएं जो भी थी साझेदारी की, उसमें हमने ये देखा था कि अनुबंध, एग्रीमेंट या ठहराव। अनुबंध एग्रीमेंट किस प्रकार से होगा, और अगर वो होगा तो साझेदारों के हित में होगा कि नहीं होगा। वैसे तो हित में ही होगा,
अहित में तो कुछ चीज होगा नहीं, तो उसको हम साझेदारी संलेख भी बोलते हैं। उसमें सारी चीजें मेंशन की होगी, सारी चीजें लिखी होंगी कि फर्म का नाम क्या होगा, क्या काम करेगा साझेदार, कितने साझेदार आ सकते हैं, उनके सारे दायित्व क्या है, वो सारी चीजें किसमें आएगी, साझेदारी संलेख में। तो अपन सबसे पहले देखते हैं साझेदारों के नाम एवं पता। अब जैसे भी साझेदारों जो भी संलेख दिया होगा, जिस प्रकार से भी संलेख होगा, साझेदारों के बीच में जो भी अनुबंध होगा, ठहराव होगा, उसमें ये दिया होगा कि साझेदारों के नाम क्या होंगे और उनके पता क्या होगा। क्योंकि अगर उन्होंने अपना नाम और पता बता दिया इसमें सारा, तो मतलब ये कि वैध साझेदारी है, तभी वो अपने नाम और पता बता रहे हैं। उसमें फर्म का नाम एवं पता, दूसरा है फर्म का नाम एवं पता, मतलब ये कि साझेदार के नाम एवं पता के साथ साथ फर्म का भी नाम और पता होना चाहिए साझेदारी संलेख में। फर्म अगर पंजीकृत हो गई तो उसके साथ फर्म का जो भी नाम है और पता है वो भी पंजीकृत हो जाएगी। तीसरा आता है व्यापार का क्षेत्र। व्यापार के क्षेत्र में ये देखा जाएगा कि किस किस एरिया में साझेदारी अपना व्यापार कर सकते हैं। साझेदार जो अपना एक फर्म बना रहे हैं वो फर्म किस किस क्षेत्र में व्यापार कर सकती है। वो स्थानीय भी हो सकती है, प्रांतीय भी हो सकती है, राष्ट्रीय भी हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकती है। साझेदारी की अवधि, साझेदारी की अवधि का मतलब ये है कि साझेदारी संलेख में स्पष्ट रूप से ये लिखा होना चाहिए कि साझेदारी किस तिथि से चालू होगी और उसकी अवधि क्या होगी। फर्म का व्यवसाय, फर्म का व्यवसाय में ये होगा कि अगर फर्म किसी प्रकार का व्यवसाय कर रहा है तो वो किन चीजों का कर रहा है, वैध है कि नहीं है, किन चीजों का कर रहा है, उसके अलावा वो थोक व्यवसाय करेगा कि फुटकर व्यवसाय करेगा। तो ये सारी चीजें किसमें होनी चाहिए, साझेदारी संलेख में लिखी होनी चाहिए। साझेदारों की पूंजी, साझेदारों की पूंजी से मतलब ये है कि अगर कोई साझेदार फर्म में आ रहा है तो वो पूंजी ला रहा है तो वो कितनी पूंजी लाएगा और फर्म की पूंजी क्या होगी। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, अगर साझेदारों ने पूंजी लाया है तो उस पर ब्याज भी लगेगा, तो ब्याज की प्रतिशत क्या होगी वो सारी चीज में उसमें लिखना है। नए साझेदारों का प्रवेश, इसके बाद आता है नए साझेदारों का प्रवेश। अब नए साझेदारों के प्रवेश में हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमको साझेदारी में अगर अनुबंध में ये लिखा है कि आपको नए साझेदार को प्रवेश देना है या नहीं, और अगर देना है तो वो कितनी पूंजी लाएगा, उसके अलावा उसका काम क्या होगा और उसको लाभ का जो अंश है वो उसको कितना मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं आहरण एवं उस पर ब्याज। आहरण से मतलब ये है कि साझेदार चाहे तो अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने निजी प्रयोग के लिए कुछ पैसा निकाल सकता है फर्म से, और अगर वो निकालेगा तो कितना निकाल सकता है, कितनी अवधि के लिए निकाल सकता है और उस पर क्या ब्याज होगा, उसके बारे में साझेदारी संलेख में लिखा होता है। लाभ हानि का विभाजन, अब साझेदार है, सबसे मेन जो चीज है उसमें अंश, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है साझेदारी संलेख में या फर्म में या बिजनेस में ये रहता है, उनका उद्देश्य सबसे मेन ये रहता है कि वो कितना लाभ कमाएंगे, और लाभ कमाना ही उनका उद्देश्य है। और लाभ कमाने के बाद उसको किस अनुपात में बांटेंगे, उसको पूंजी के अनुपात में बांटेंगे या किसी और अनुपात में, तो ये सारी चीजें किस में दी रहती है, साझेदारी संलेख में। वेतन एवं कमीशन, वेतन एवं कमीशन साझेदारों के मध्य दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, साझेदारों को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इसका उल्लेख भी साझेदारी संलेख में दिया जाता है। वैसे तो सक्रिय साझेदार को ही वेतन दिया जाना चाहिए, ये लिखा रहता है साझेदारी संलेख में। साझेदारों से ऋण एवं उस पर ब्याज, साझेदारों से भी ऋण ले सकती है फर्म अगर जरूरत पड़ी तो, और कितने समय के लिए, उसकी शर्त क्या होगी, किस शर्त पर वो ऋण ले सकती है, उसके अलावा उस पर ऋण पर ब्याज क्या होगा। साझेदारों को ऋण एवं उस पर ब्याज, मतलब कि फर्म साझेदारों को भी ऋण दे सकती है और किस शर्तों पर, क्या अवधि होगी, उस पर भी क्या ब्याज होगा, उसके बारे में भी किसमें लिखा होगा, साझेदारी संलेख में लिखा होगा। साझेदारी का समापन, साझेदारी का समापन किस स्थिति में होगा, मतलब ये कि अगर कोई साझेदार पागल हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है या फिर वो काम करने के लायक नहीं है, तो इस स्थिति में साझेदारी का समापन होगा नहीं होगा, इसके बारे में भी साझेदारी संलेख में दिया होता है। पंच निर्णय संबंधित प्रावधान, पंच निर्णय संबंधित प्रावधान, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि जितने भी साझेदार हैं उनके बीच में अगर किसी प्रकार का मतभेद होता है तो उसमें साझेदार में भी पंच बने रहते हैं, तो उन पंच के माध्यम से ही उनका जो भी मतभेद है उसका निपटारा किया जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं ख्याति का मूल्यांकन, मतलब ये कि अगर मान लो कोई साझेदारी की मृत्यु हो जाती है या वो
साझेदारी को छोड़ देता है या रिटायर हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, तो उस स्थिति में साझेदारी के ख्याति का मूल्यांकन कैसा किया जाएगा, तो उसके बारे में साझेदारी संलेख में दिया रहता है। अभी हमने देखा था कि अगर साझेदारी संलेख है तो क्या नियम हमको फॉलो करना है। अगर मान लीजिए साझेदारी संलेख नहीं है, किसी प्रकार का साझेदारी संलेख नहीं बना है, उसके अभाव में लागू होने वाले नियम इस प्रकार है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर लिखित अनुबंध नहीं है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 12 से 17 में जो भी नियम वर्णन किए गए होंगे उसको हम बोलेंगे साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। सबसे पहले व्यापार के संचालन में भाग लेने का अधिकार। अगर मान लीजिए साझेदारी संलेख में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है या फिर नहीं हुआ, ऐसा अनुबंध ही नहीं हुआ है, लिखित नहीं है, तो उस केस में जितने भी साझेदार हैं उनको व्यापार के संचालन में भाग लेने का अधिकार है। कर्तव्यों का पूरा करना, कर्तव्यों का पूरा करना मतलब उसका मतलब यह है कि अगर वो अपने अपने ड्यूटीज को करेंगे, अगर मान लीजिए साझेदारी संलेख नहीं हुआ है, लिखित में नहीं है, तब भी उनको अपने कर्तव्यों को पूरा करना ही है। मत प्रकट करने का अधिकार, किसी प्रकार का अगर मतभेद होता है साझेदारियों के बीच में और अगर लिखित साझेदार संलेख भी नहीं है तो उस केस में सारे की सारे जो साझेदार हैं वो अपने मत प्रकट कर सकते हैं। पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज किसी भी प्रकार का देय नहीं होगा। साझेदारी संलेख जब था उसमें यह कहा गया था कि पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार है, लेकिन अगर साझेदारी संलेख लिखित में नहीं है तो यहाँ पर पूंजी पर ब्याज पाने का कोई अधिकार नहीं है। अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज, अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज से मतलब यह है कि जो अगर कोई साझेदार अपने जितनी भी राशि ला रहा है, जितने भी रकम ला रहा है, उससे अधिक अगर अतिरिक्त कोई पूंजी लाता है तो उस पर उसको 6% का अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार, अगर मान लीजिए साझेदार एक फर्म में किसी प्रकार की कोई समस्या आ गई जिसके कारण किसी एक साझेदार ने कुछ रकम लगाकर उस समस्या का निपटारा किया है, तो उस प्रकार से उसको क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार भी होगा अगर साझेदारी संलेख में या साझेदारी संलेख नहीं हुआ है। पारिश्रमिक, अगर साझेदारी संलेख मौखिक नहीं है, लिखित भी नहीं है, किसी भी प्रकार का अगर है ही नहीं, तो उस केस में किसी भी साझेदार को पारिश्रमिक देने का अधिकार नहीं होगा। किसी साझेदारी की मृत्यु होने पर, अगर मान लीजिए किसी भी साझेदारी की मृत्यु होने पर, इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कोई भी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या वो दिवालिया घोषित हो जाता है तो साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। लाभ हानि का विभाजन, साझेदारी संलेख में हमने जब हुआ था, साझेदारी संलेख जब होता है तो उस केस में हमने ये पढ़ा था कि लाभ हानि का जो विभाजन है वो पूंजी के अनुपात में होगा या जो भी उसमें दिया होगा उस अनुपात में किया जाएगा। लेकिन अगर साझेदारी संलेख का अभाव है, अगर किसी भी प्रकार का साझेदारी संलेख नहीं बना है, तो उस केस में जितना भी लाभ हानि होगा उसको समान अनुपात में सारे के सारे साझेदारों में बांटा जाएगा। पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज हम ये बोल सकते हैं कि व्यवसायी जब भी किसी प्रकार का विनियोजित पूंजी व्यापार में लगाता है तो उसको उस पर ब्याज पाने का अधिकार होता है और यह लाभ हानि खाता के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। वो इसलिए कि यह एक प्रकार का ऋण है जो व्यवसायी देता है अपने व्यापार में, और ये एक प्रकार का ऋण है तो ये एक प्रकार की हानि भी है, और यह उसके अलावा ये एक प्रकार का ये अवास्तविक खाता भी है, तो अन्य हानियों की तरह इसकी भी प्रविष्टि की जाती है। अब पूंजी पर ब्याज किस पे दिया जाएगा? प्रारंभिक पूंजी पे दिया जाता है, और अगर व्यवसाय में लाभ है तभी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। और किस दर पे दिया जाएगा, क्या तय किया गया है, ये सारे के सारे साझेदारी संलेख में दिया होता है। तो ये तो हमने देखा कि पूंजी पर ब्याज क्या होता है। अब पूंजी पर ब्याज की प्रविष्टि किस प्रकार से होगी? फर्म में अगर साझेदार पूंजी लेके आता है, वो चाहे संपत्ति के रूप में हो, चाहे रोकड़ के रूप में हो, चाहे वो स्टॉक के रूप में है, तो उसकी जनरल प्रविष्टि किस प्रकार से होगी वो हम अभी देखते हैं। अगर वो मान लो साझेदार फर्म में पूंजी के रूप में रोकड़ ला रहा है, संपत्ति ला रहा है और उसके अलावा स्टॉक भी ला रहा है, तो उसकी जनरल प्रविष्टि हो जाएगी रोकड़ खाता डेबिट, संपत्ति खाता डेबिट और स्टॉक खाता डेबिट। तीनों के जो भी अमाउंट होंगे वो हम डेबिट साइड में लिख देंगे, तीनों के अमाउंट। और क्या ला रहा है, वो पूंजी ला रहा है, तो पूंजी खाते से में हम क्या करेंगे, तीनों के अमाउंट को जोड़ेंगे और जोड़ के फिर हम पूंजी खाते में क्रेडिट कर देंगे उसको। तो ये एंट्री कब होगी, जब वो
पूंजी लेकर आएगा व्यवसाय में। अब उसके बाद अगर पूंजी पर ब्याज लगता है तो उस केस में एंट्री क्या होगी? व्यवसाय द्वारा पूंजी पर ब्याज लगाने पर उसकी जनरल प्रविष्टि इस प्रकार से होगी। पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट साझेदार के पूंजी खाते से। तो जो भी ब्याज लगा होगा उसका कैलकुलेशन भी हम आगे देखेंगे। जो भी ब्याज लगेगा वो आप पूंजी पर ब्याज खाता में कर देंगे और साझेदार के पूंजी खाते से उसमें क्रेडिट कर देंगे। अब उसके अलावा जब हम पूंजी पर ब्याज को लाभानी नियोजन खाते में हस्तांतरित करेंगे तो उस केस में उसकी जनरल एंट्री क्या होगी वो हम यहाँ पर देखते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता डेबिट, जो भी आपका पूंजी पर ब्याज निकला होगा उसको आप इसमें लिख देंगे और पूंजी पर ब्याज खाते से तो डेबिट में लिखेंगे वही अमाउंट जो पूंजी पर ब्याज निकला होगा और उसको फिर क्रेडिट में डाल देंगे। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज थी कि अगर साझेदार पूंजी लाता है, अगर उस पर ब्याज लगाता है, ब्याज लगाने के बाद अगर उसको लाभ हानि नियोजन खाता में हस्तांतरित करता है, तो ये तीनों एंट्रीज ही हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पर कैलकुलेशन करने के लिए। पूंजी पर ब्याज की गणना आइए हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझ सकते हैं। राहुल और रोहित साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 20 लाख और 18 लाख है। राहुल और रोहित 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। पूंजी पर ब्याज की गणना 5% प्रतिवर्ष की दर से 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कीजिए। अब जैसे कि इस उदाहरण में दिया है कि राहुल की पूंजी 20 लाख है, रोहित की पूंजी 18 लाख है। अब इसमें हमको ब्याज कितना लगाना है? 5%। तो हम पूंजी पर ब्याज की गणना इस प्रकार से कर सकते हैं। राहुल की पूंजी कितनी दी है? 20 लाख दी हुई है, तो 20 लाख का 5% हम निकालेंगे तो वो कैसे होगा? 20 लाख गुणित 5/100। इसको जब हम गुणा भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? आपका 1 लाख आ जाएगा। वैसे ही हम रोहित का भी निकालेंगे। रोहित की पूंजी कितनी दी है? 18 लाख दी है, तो 18 लाख का 5% निकालेंगे तो 18 लाख गुणित 5/100। जब इसको हम गुणा और भाग करेंगे तो इसमें आ जाएगा 90,000। तो राहुल की पूंजी आई 1 लाख, रोहित की पूंजी आई 90,000। अब इसकी हम जनरल प्रविष्टि कैसे करेंगे? पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट राहुल के पूंजी खाते से और रोहित के पूंजी खाते से। तो पूंजी पर ब्याज खाता को हमने विकलन किया तो टोटल पूंजी कितनी आ गई? 1 लाख और 90,000, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 1,90,000। फिर राहुल के पूंजी खाते में कितना लिखेंगे? जितना राहुल का आया था। तो राहुल का कितना आया था? 1 लाख आया था, तो 1 लाख हम उसमें डाल देंगे। फिर रोहित के पूंजी खाते में हम कितना लिखेंगे? जितना हमने निकाला था, मतलब 90,000 निकाला था हमने, तो उस 90,000 को हम डाल देंगे रोहित के पूंजी खाते में। अब ये तो निकल गया। अब इसको हम हस्तांतरित कहाँ करेंगे? लाभ हानि विभाजन खाते में। तो उसकी एंट्री अपन ने उस समय क्या बनाई थी? लाभ हानि विभाजन खाता डेबिट पूंजी पर ब्याज खाते से। तो टोटल पूंजी कितनी आई अपनी? 1,90,000 आई है। तो लाभ हानि नियोजन खाते में हम कितना डाल देंगे? 1,90,000। पूंजी पर ब्याज खाता, तो पूंजी पर ब्याज टोटल हमने कितना निकाला? 1,90,000। तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे 1,90,000 से। अभी जो हमने किया था वो पूंजी पर ब्याज की सामान्य रूप से जो गणना की जाती है, मतलब ये कि प्रारंभिक पूंजी दी हुई थी और उस पर कुछ प्रतिशत दिया था जिससे हमको गणना करना था। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में प्रारंभिक पूंजी नहीं दी है और फिर बोलता है कि प्रारंभिक पूंजी निकालिए और उस पर गणना कीजिए, तो पहले हमको प्रारंभिक पूंजी निकालनी पड़ेगी। तो प्रारंभिक पूंजी निकालने का भी एक फॉर्मेट है, एक नमूना है जो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे, उसमें दिया होगा आपका उसमें आपका दिया होगा अंतिम पूंजी। तो अंतिम पूंजी पर ब्याज तो निकलता नहीं है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अंतिम पूंजी, जो भी होगा उसको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद अगर आहरण किया है, आहरण भी दिया होगा क्वेश्चन में, तो उस आहरण को हम जोड़ देंगे। उस आहरण को जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें से हम घटाएंगे लाभ को। अगर साल के वर्ष में, साल के दौरान अगर कोई लाभ हुआ है तो उस लाभ को घटा देंगे। उसके अलावा अगर हम कोई अतिरिक्त पूंजी को लाते हैं साल के बीच में, ड्यूरिंग द ईयर, या फिर साल के मध्य में अगर हम कोई अतिरिक्त पूंजी लाते हैं तो उसको भी उसमें से घटा देंगे। इतना कुछ कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो होगा आपका प्रारंभिक पूंजी। तो फिर प्रारंभिक पूंजी निकलेगी, फिर उसके बाद उस पर हम कैलकुलेशन करेंगे पूंजी पर ब्याज। तो उसके बाद सिंपल सा कैलकुलेशन जो है, जो आपने पहले किया था उसी प्रकार का। आइए तो ये वाला एक मेथड, ये वाले केस को भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं।
ए तथा बी एक फर्म में साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 72,000 तथा 54,000 रुपये थी। वर्ष 2017 में उनके आहरण क्रमशः 12,000 रुपये तथा 18,000 रुपये थे। पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व फर्म को 48,000 रुपये का लाभ वर्ष 2017 में हुआ था। पूंजी पर ब्याज 10% वार्षिक की दर से लगाना है। 31/12/2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। तो आइए अब अपन एक इस उदाहरण के माध्यम से अपन प्रारंभिक पूंजी की गणना कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपन एक फॉर्मेट बना लेंगे जिसमें विवरण दिया होगा। ए और बी, जैसे दो साझेदार हैं तो दोनों का कॉलम बनेगा, तीन होंगे तो तीन, जितने भी साझेदार हैं उतनों का कॉलम बनता जाएगा। दो है इसलिए ए और बी। सबसे पहले इसमें अपन लिखेंगे अंतिम पूंजी। तो अंतिम पूंजी कितनी दी है क्वेश्चन में? ए की दी है 72,000 और बी की दी है 54,000। तो अपन ने 72,000 लिखा और बी में लिखा 54,000। अब उसमें से हम देखेंगे कि आहरण कितना किया उन्होंने। जो भी आहरण है वो पूंजी में जुड़ जाता है, क्योंकि आहरण का जो भी बैलेंस है हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पूंजी खाते में ही करते हैं। तो इसलिए आहरण जो भी होगा वो इसमें जुड़ जाएगा। तो आहरण कितना है? ए का है 12,000 और बी का है 18,000। जब हम दोनों को जोड़ेंगे, 72 में 12 को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 84,000 और बी का हो जाएगा 72,000 जोड़ने के बाद। अब ये जुड़ गया, उसके बाद जो भी लाभ है वो हम घटा देंगे। तो कितना लाभ आया, कितना लाभ दिया है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से इसमें घटाएंगे। तो लाभ इसमें दिया है 48,000। 48,000 क्या है? दोनों में आधा आधा बटेगा। ठीक है, तो 48,000 का आधा कितना हो जाएगा? 24,000। तो वो 24,000 को हम घटाएंगे ए में, मतलब 24,000 ए में घटाएंगे और सेम 24,000 को हम बी में भी घटा देंगे। अब इसको घटाने के बाद कितना आ जाएगा? 60,000 ए का आया और बी का आया 48,000। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी होगी प्रारंभिक पूंजी। अब जो ब्याज लगेगा वो इस पूंजी पे लगेगा, जो भी ब्याज लगेगा वो इस पूंजी पे लगेगा। तो कितना आ गया? ए का प्रारंभिक पूंजी कितनी हुई? 60,000 और बी की प्रारंभिक पूंजी कितनी हो गई? 48,000। अब इस पे क्वेश्चन में दिया है कि 10% का हमको ब्याज लगाना है पूंजी पर। तो कितना हो जाएगा? पूंजी पर ब्याज की गणना 10% अगर हम ए का निकालते हैं तो 60,000 का कितना हो जाएगा? 6,000 और 48,000 का कितना हो जाएगा? 4800। तो ए की पूंजी पर ब्याज हुआ 6,000 और बी की पूंजी पर ब्याज हुआ 4800। अब इसकी हम जनरल एंट्री देखेंगे, जो हमने पिछले वाले में बनाया था वैसे ही हम इसमें भी बनाएंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा? पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट। कितना आया? ए का आया था आपका 6,000, बी का आया था 4800। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,800। तो 10,800 हम डाल देंगे पूंजी पर ब्याज खाते में। फिर किससे? ए के पूंजी खाते से और बी के पूंजी खाते से। तो ए का पूंजी खाते में कितना आएगा? 6,000 क्रेडिट करेंगे और बी के पूंजी खाते में कितना आया? 4800, जो उसको भी हम क्रेडिट करेंगे। तो ये दोनों जुड़ के कितना हो गया? 10,800 जो हम डेबिट कर चुके हैं। अब इसको हम हस्तांतरित करेंगे किसमें? लाभ हानि नियोजन खाते में। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? लाभ हानि नियोजन खाता डेबिट पूंजी पर ब्याज खाते से। तो कितना आया था? 10,800 आया था, जो हम डाल देंगे लाभ हानि नियोजन खाता के डेबिट में 10,800। और वैसे ही पूंजी पर ब्याज खाते में टोटल कितना आ गया? 10,800। तो वैसे ही वो चीज क्रेडिट हो जाएगी, वैसे ही पूंजी पर ब्याज खाते में क्रेडिट हो जाएगा 10,800। तो ये था दूसरे केस में पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है।